बच्चों हमारा अध्याय 3 कंप्लीट हो चुका है। हमने इसको थ्योरी पार्ट और एग्जाम्पल देख लिए हैं। आज हम थोड़ा सा रिवीजन करने जा रहे हैं, जिससे हमारे क्या हो, आगे के जो प्रश्न हल करें उसमें आसानी हो। तो आप अपने कॉपी में हेडिंग डालने की आवश्यकता है आपको, दोहरान एक बार सुनिए, जो आपने पिछला पढ़ रखा है उसको मेमोराइज कीजिए। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि धारा क्या होती है, विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं आवेश प्रवाह की दर वो क्या होती है, धारा होती है। सिंपल सी बात है, I बराबर Q/T। ये कहा था हमने, I बराबर जो है अपने पास Q/T, इसको हम क्या कहते हैं, धारा का सूत्र है। आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। आपने ये भी देखा पूरी वीडियो में, ये जो विद्युत धारा है वो क्या है, एक अदिश राशि है। क्यों है अदिश राशि? क्योंकि ये विद्युत धारा सदिश योग नियम का पालन नहीं करती है, जबकि इसकी दिशा भी है। इस बात को ध्यान रखना कि जो धारा है उसकी दिशा होती है, फिर भी वो एक अदिश राशि है, कारण सदिश योग नियम का पालन नहीं करती है, इस कारण। फिर बात करें कि आगे धारा घनत्व होता क्या है। धारा घनत्व होता है J बराबर I/A, यानी इकाई क्षेत्रफल में बहने वाली धारा धारा घनत्व कहलाती है। ओम के नियम की बात करें तो सन 1826 में जर्मन के वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने क्या बताया, उन्होंने बताया कि V क्या होता है, समानुपाती होता है I के। ठीक है, यही बताया था उन्होंने। और जब यहाँ से हम कहते हैं समानुपाती का निशान हटाते हैं तो यहाँ पे R आ जाता है, और इस R का जो मान ज्ञात करना होता है वो V/I होता है। R क्या होता है, प्रतिरोध होता है। R क्या होता है अपने पास, प्रतिरोध हो जाता है। तो सीधी सी बात है, I अगर कम होगा प्रतिरोध बढ़ेगा, या प्रतिरोध बढ़ेगा तो I क्या होगा, कम होगा। सिंपल सी है। अगर इसका ग्राफ भी देखें तो आपको ध्यान में इसका ग्राफ इस तरह निकलता था। ठीक है, जब हम क्या कर रहे थे, किसी में कोई धारा बहाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टक्कर करते हैं। लगातार जो टक्कर करते हैं, क्रमागत टक्कर के बीच का जो समय होता है वो क्या था, विश्रांति काल था। और कहते हैं इलेक्ट्रॉन वेग से चलने भी लग जाते हैं, एक वेग प्राप्त कर लेते हैं जिसे हम अपवहन वेग कहते थे। और इस अपवहन वेग का सूत्र ये आया था, आपको ध्यान होगा अपने पास। और यहीं हमने प्रतिरोधकता भी निकाली। प्रतिरोधकता होती है रो बराबर E/J। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, आपको पता ही है। और इस रो को जब हल किया जाता है, इनके सभी को मानों को रखते हैं तो ये वाला फॉर्मूला प्राप्त होता है। जब ओम के नियम की चर्चा कर रहे हो तो ओमीय प्रतिरोध होता है, एक अनओमीय प्रतिरोध होता है। जहाँ ओम के नियम का पालन होता है वो ओमीय प्रतिरोध होता है, यानी V और I में अगर सीधी रेखा ग्राफ प्राप्त होती है तो वो क्या होगा, ओमीय प्रतिरोध। जहाँ नहीं प्राप्त होती वो क्या होता है, अनओमीय प्रतिरोध होता है। ओम का नियम कई जगह फेल भी हो जाता है। कैसे? अगर धारा बहुत देर तक बहाओगे या तेज़ी से बहाओगे तो वहाँ ओम का नियम लागू नहीं हो पाएगा। अगर धारा तेज़ी से बहाते हैं या ज़्यादा देर तक बहाते हैं तो ये सीधा ना जाके थोड़ा सा क्या होता है, बैंड हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। धारा की दिशा बदलने पे भी क्या होता है, ओम का नियम लागू नहीं हो पाता है। तो ये ओम के नियम की सीमाएँ कहलाते हैं। चर्चा करूँ मैं प्रतिरोधकता, विभिन्न प्रकार के पदार्थों में प्रतिरोधकता की बात करें तो जो चालक होता है उसकी प्रतिरोधकता 10⁻⁸ ओम मीटर से लेकर 10⁻⁻6 ओम मीटर तक होता है। ठीक है, कुचालक की बात करें, कुचालक की 10�9 ओम मीटर से लेकर 10⁻14 ओम मीटर तक होती है। जबकि अर्धचालक की प्रतिरोधकता 10⁻⁻1 ओम मीटर से लेकर 10⁻4 ओम मीटर तक होती है। कहने का मतलब सीधा सा है कि जो चालक की प्रतिरोधकता होती है वो कम होती है, कुचालक की सबसे ज़्यादा होती है, और अर्धचालक की कुचालक से कम होती है। तो सबसे कम चालक की प्रतिरोधकता, फिर उसके ऊपर आएंगे अर्धचालक की, फिर उसके ऊपर जाएंगे कुचालक की। ठीक है, जिसकी प्रतिरोधकता ज़्यादा होगी वहाँ पे चालकता कम हो जाती है। चालक की चालकता अधिक होती है, इसलिए प्रतिरोधकता क्या है, कम है। प्रतिरोधों के प्रकार की बात करें, अगर प्रतिरोध चाहिए तो हम प्रयोगशाला में या फिर घरेलू जीवन में 2 प्रकार के प्रतिरोधों का प्रयोग करते हैं। पहला है तार वाला, तार आवत प्रतिरोधक। छोटे प्रतिरोध चाहिए, छोटे मान वाले प्रतिरोध चाहिए, तब तो हम तार आवत प्रतिरोधक का ही प्रयोग करते हैं। ये तार होता है मिश्र धातु का बना हुआ। लेकिन अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा के लिए हमें क्या करना होता है, कार्बन प्रतिरोधक का यूज करते हैं। ये अर्धचालकों से बना होता है, और जो कार्बन प्रतिरोध होता है इसमें वलय होती है, बनी हुई लाइनें बनी होती है। यहाँ इस तरह की क्या होती है, इसमें मान लो ये है, इसमें क्या होंगे, 4 वलय बने होते हैं। 4 वलय में से पहले जो 2 वलय हैं वो क्या करते हैं, प्रतिरोध के प्रथम 2 अंक को दिखाते हैं। जबकि तीसरा वलय है वो क्या करता है, 10 की घात को दिखाता है। तीसरी पट्टी क्या करती है, 10 की घात को दिखाती है। और जो चौथी पट्टी होती है वो विश्वसनीयता को दिखाती है। कलर का कॉम्बिनेशन ये आपको बताया हुआ है, याद करने का तरीका भी बताया था आपको। बी रॉय, ग्रेट भारत, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, इसे याद करने का तरीका बताया था। लास्ट में आपको ये बताया था स्वर्ण यानी गोल्ड, रजत और कोई रंग नहीं।
गोल्ड की जो विश्वसनीयता होती है वो 5% होती है प्लस माइनस, चांदी की जो होती है वो प्लस माइनस 10% होती है। और कहीं पे अगर 3 ही कलर मिल रहे हैं, चौथा नहीं है, तो चौथा नहीं है जिसका मतलब वो कलरलेस है, रंगहीन है, उसका कोई कलर नहीं है, तो उसकी विश्वसनीयता कितनी है, प्लस माइनस 20%। ठीक है। बात करें कि प्रतिरोधकता में ताप की निर्भरता क्या होती है, तो इसके लिए एक सूत्र दिया जाता है, ये इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चालकता के लिए, यानी चालक की बात करोगे तो वहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, रो टी बराबर रो जीरो 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी जीरो। ठीक है, ऐसे ही आर के लिए भी बना लेते हैं हम, प्रतिरोधकता जगह प्रतिरोध की भी बात कर सकते हो, यहाँ पे आर आ जाएगा। बात करो आप कि धातुओं की प्रतिरोधकता क्या होती है, तो धातुओं की जो प्रतिरोधकता है उसका सूत्र ये होता है। ठीक है, इससे इसका सूत्र दिया जाता है P बराबर m बटा एन ई स्क्वायर टी, टी यानी टो बोला जाएगा इसको। m क्या है, तो m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, n क्या है, n है आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व, यानी इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कौन से इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। E आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, आवेश, और जो टो होता है वो माध्य विश्रांति काल होता है। बार लगा देते हैं तो माध्य है, बार नहीं लगाओगे तो विश्रांति काल होगा। बात करें कि अर्धचालक में क्या होगा प्रतिरोधकता, तो बहुत सारे अर्धचालक हैं, जैसे कार्बन हुआ, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, ये सब क्या है, अर्धचालक हैं। इनकी जो प्रतिरोधकता होती है वो ताप बढ़ाने पर घटती है, ताप बढ़ाने में क्या होती है, घटती है, यानी जो प्रतिरोधकता ताप गुणांक है वो क्या होता है, माइनस में होता है, ऋणात्मक में होता है। जबकि कुचालक की बात करूं तो कुचालक में ताप के घटने में चर घातांकी की तरह बढ़ती है। जैसे आप ताप को क्या करेंगे, कम करेंगे तो क्या होगा, चर घातांकी की तरह बढ़ती है। चर घातांकी यानी एक्सपोनेंशियल, e की पावर x का जो ग्राफ होता है वैसा बनता है किसका, कुचालक का। बात करूं मैं विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा क्या होती है, देखिए बैटरी होता है, बैटरी के अंदर विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं। बैटरी क्या करती है, कार्य करती है, रासायनिक जो समीकरण है, रासायनिक क्रिया करके वो क्या करती है, विद्युत ऊर्जा लाती है ना, यही तो होता है। तो हम बात करें कि विद्युत ऊर्जा होती क्या है, तो किसी निश्चित समय में किसी विद्युत सेल द्वारा विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए किया गया कुल कार्य या परिपथ को दी गई कुल ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। ये वो जितना कार्य कर रही है वो क्या है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अगर मान लो अपने किसी तार का प्रतिरोध आ रहा है, उसमें आई धारा t समय तक बहा रहे हो, तो Q बराबर क्या होगा, IT होगा। I बराबर क्या था, Q/T था ना, तो इससे Q बराबर क्या हो गया, IT हो जाएगा। तो ये आपका विद्युत ऊर्जा है। और मैं बात करूं विद्युत शक्ति क्या होती है, तो विद्युत शक्ति को हम P से दिखाते हैं, और एकांक समय में किया गया कार्य, एकांक समय में किया गया कार्य क्या है, विद्युत शक्ति है। क्लियर, यानी किसी विद्युत परिपथ में प्रति एकांक समय में क्षय ऊर्जा अथवा एकांक समय में किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको क्या है, आप अपने पास प्रतिरोध आ गया, प्रतिरोधों को जोड़ना चाहते हैं आप, तो जोड़ने का मतलब होता है प्रतिरोधों का संयोजन। इसका मतलब क्या होता है, संयोजन। और ये दो प्रकार से होता है, पहला संयोजन श्रेणी क्रम है और दूसरा संयोजन क्या है, समांतर क्रम में। आपको पता है ये श्रेणी क्रम में क्या होता है, प्लस का माइनस है, माइनस का प्लस से जुड़ता जाता है। और यहाँ पे जो रिजल्ट आता है श्रेणी क्रम में, क्या आता है श्रेणी क्रम में, रिजल्ट आता है R बराबर क्या था आपके पास, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध सबसे अधिक प्राप्त होता है। समांतर क्रम की बात करूं तो समांतर क्रम में क्या आया था, 1/R बराबर आया था 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी क्या हो रहा है, सबसे कम प्राप्त होता है। तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, समांतर क्रम में सबसे कम प्राप्त होता है। सिंपल सी भाषा ये है। क्लियर, आप इसके रिजल्ट हमने बहुत सारे निकाले थे। विद्युत सेल की बात करूं, अभी बता ही रहा था आपको विद्युत सेल क्या है। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक क्रिया द्वारा किसी परिपथ में आवेश प्रवाह को लगातार बनाए रखता है। आवेश प्रवाह का मतलब क्या है, आवेश प्रवाह का मतलब है विद्युत धारा। विद्युत धारा को क्या करता है, ये लगातार बनाए रखता है। इसमें क्या होते हैं, दो रोड होते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, और एक पानी में डूबा होता है, इस पानी यानी घोल, इसको हम बोलते हैं विद्युत अपघट्य। इसमें जैसे ही होता है तो विद्युत अपघट्य में क्या होता है, ऋणायन धनायन की तरफ जाते हैं, यहाँ से एक कैथोड बनता है, एक एनोड बनता है। ये प्रक्रिया आपको मैंने कंप्लीटली समझा रखी है, ठीक है, याद है। बात करूं मैं सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल क्या करता है, सेल की कैपेसिटी को पहचानता है। इसी के सहायता से हम बता सकते हैं कि कितना विद्युत ऊर्जा दे सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। और विभव के तुल्य आता है, सिरों पे जो विभवांतर आता है उसके ये तुल्य आता है। तो देखिए आप लिखना चाहें
तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पे सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। देखिए, अगर कार्य किया जाता है तो कार्य होता है QED, है ना, Q, E और D के, और जो ED होता है वो क्या होता है? V के बराबर होता है। तो W बराबर क्या आ गया अपने पास? QV आ गया। W बराबर क्या आ गया? QV आ गया। यहाँ से जब E निकालता हूँ तो E होता है W/Q, और यहाँ से E बराबर क्या आ गया? V आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि खुले परिपथ में टर्मिनलों के मध्य का विभवांतर का मान और बैटरी के विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है? समान होता है। ये काम की चीज़ थी। जब उसको घोल में डुबाया जाता है, विद्युत ऊर्जा बनती है, तो वहाँ पे घोल के अंदर क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं तो उनका विरोध भी होता है। वो घोल क्या करता है? उसका विरोध करता है। इस विरोध को हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यानी जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ते हैं तो विद्युत धारा तार में सेल के धन प्लेट से क्या होती है? ऋण प्लेट की ओर, और सेल के भीतर क्या होता है? घोल के अंदर ऋण से धन की ओर प्रवाहित होती है। पूरा चक्कर लगाता रहता है ये। सेल का घोल विद्युत धारा के मार्ग में क्या करता है? प्रतिरोध लगाता है, और इसी प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जितना आंतरिक प्रतिरोध कम होगा, धारा उतनी अच्छी बहेगी, यानी ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा आएगी, विद्युत वाहक बल उतना ही अच्छा होगा। तो एक आदर्श सेल जो होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और इस आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्मॉल r से कैपिटल r का प्रतिरोध होता है, स्मॉल r से आंतरिक प्रतिरोध होता है। अगर इसकी प्रतिरोधक जो है आपका आंतरिक प्रतिरोध है, इसकी आप निर्भरता देखें तो ये जो विद्युत अपघट है उसकी सांद्रता और दूरी के क्या होता है? समानुपाती होता है। साथ में जो क्षेत्रफल है, जितना क्षेत्रफल में डुबाया हुआ है, उसके क्या होता है? ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, और ध्रुवण अधिक होगा तो अधिक हो जाएगा। और सेल से जो धारा ली गई है, धारा के भी क्या होता है? समानुपाती होते हैं, लेकिन ताप के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो शॉर्ट एंड फाइनल कह सकते हैं R समानुपाती C सांद्रता, I धारा, D डिस्टेंस, बटे में A क्षेत्रफल और T ताप, है ना। तो इस तरह हम इसे लिख सकते हैं। चर्चा करूं, सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध होता है? तो इसका एक संबंध निकल के आता है, आपको बता दिया था। वो संबंध ये आता है, E बराबर V+IR होता है। E को हम कई बार इस तरह भी लिख देते हैं, विद्युत वाहक बल को है ये, है ना। तो यहाँ पे V बराबर क्या हो गया अपने पास? ये फॉर्मूला बनता है जो कि न्यूमेरिकल करने के बहुत काम आता है। ये फॉर्मूला क्या होता है? अपने न्यूमेरिकल करने के काफ़ी काम आता है। मैं करूं, सेलों का संयोजन कैसे किया जाए? अपने पास सेल है, उनको कैसे जोड़ा जाए? तो सेलों का संयोजन भी श्रेणी क्रम में और पार्श्व क्रम में होता है। जब आपने इसको सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा था, आपने देखा होगा यहाँ पे जो विद्युत वाहक बल प्राप्त हुआ था अपने को, वो उसका योग क्या हुआ था? सबके योग के बराबर आ रहा था, इस तरह तो जा रहा था। और साथ में अपने आंतरिक प्रतिरोध भी देखा था यहाँ पे। तो आंतरिक प्रतिरोध R बराबर R1 + R2 + R3, सेम वैसा ही चलता है। पार्श्व क्रम की बात करो तो यहाँ पे भी 1/R, जिसको मैंने 1/RE क्यों लिखा था याद करो, तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 इस तरह चलता रहता है। तो ये आपका क्या है? सेलों का संयोजन है, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। जहाँ पे ओम का नियम फेल हो जाता है, ओम का नियम से हम पता नहीं कर पाते कि मान लो संयोजन कर दिया आपने, श्रेणी क्रम में कर दिया या फिर समांतर क्रम में कर दिया, उस संयोजन को पहचान नहीं पाते, वहाँ पे किरचॉफ का नियम काम आता है। किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। पहला नियम ये दिया था कि एक बिंदु से जो धाराएं बह रही है तो उनका बीजगणितीय योग 0 होता है, यानी आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है? बराबर होता है। ये पहला नियम बताया कि किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे हम धारा का नियम भी कहते हैं, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि जहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। यानी यहाँ पे अपने पास ये धारा मान लो इधर है, एक धारा अपने पास ये है, फिर मान लो ये धारा है, और इसमें भी क्या हो रहा है? धारा बह रहा है। यहाँ पे खूब सारी धाराएं बह रही है, तो कुछ धाराएं आ रही हैं और कुछ धाराएं जा रही है। तो जाने वाली धारा और आने वाली धाराओं का योग कितना होना चाहिए? बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जो आ रही है वो जा रही है, यानी आने वाली धारा और जाने वाली धारा का योग आपस में क्या होगा? बराबर होगा, इक्वल होगा। फिर हमने बात की किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम जो था, इसे वोल्टता के नियम से जाना गया। ये बंद परिपथ पे ही लागू था, जबकि किरचॉफ का प्रथम नियम बंद परिपथ और खुले परिपथ दोनों पे लागू था। इसने क्या कहा? बंद परिपथ के अंदर प्रतिरोधों का और सेल का
वोल्टताओं का योग समान आता है, यानी उनको टोटल करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा वही दिशा के साथ। तो यहाँ पे प्रतिरोधकों तथा सेलों में सम्मिलित किसी भी बंद पास यानी बंद परिपथ के चारों ओर विभव के परिवर्तनों का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। वो जो V है इसको IR लिखा जा सकता है, इसलिए नया भी लिखा जा सकता है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद पास के विभिन्न मार्गों में प्रवाहित होने वाली धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों यानी IR, इनका गुणनफल का बीजगणितीय योग क्या होता है, उस पास में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बल योग के बराबर होता है। यहाँ पे हमें क्या करनी होती है, IR की दिशा देखनी होती है। अगर आप विद्युत धारा की दिशा में जा रहे हो तो IR प्लस का होगा, विद्युत धारा की दिशा के विपरीत जाओगे तो IR माइनस का होगा। और इसकी बात करूँ विद्युत वाहक बल की, तो अगर आप मान लो क्या कर रहे हैं, आप अगर माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल प्लस का लिया जाएगा। लेकिन अगर आप क्या हो रहे हैं, अगर क्या बताया मैंने, माइनस से कहाँ जा रहे थे, प्लस में। अगर आप उल्टा चलते हैं, अपन क्या करें, उल्टा चलें, यानी हम क्या करें, माइनस से प्लस की ओर चलें, तब तो आपने कहा प्लस का एप्सिलॉन, यानी जिसको विद्युत वाहक बल कहता हूं। लेकिन अगर आप प्लस से माइनस की ओर चलते हैं, मान लो आप प्लस से माइनस की ओर चलते हैं, इस वक्त इसको क्या लेना पड़ेगा, माइनस का लेना पड़ेगा। डिटेल में आपको ये चीज़ मैंने समझाई भी थी, ठीक है। किरचॉफ के नियम पे आधारित था हमारे पास एक व्हीटस्टोन सेतु। यहाँ पे 4 प्रकार के प्रतिरोध लिए गए थे, अगर ध्यान हो आपको। ये अपने पास चतुर्भुज जैसी आकृति बनी थी, याद है। यहाँ पे एक प्रतिरोध था, यहाँ पे भी एक प्रतिरोध था, यहाँ भी था, और यहाँ पे भी क्या था, प्रतिरोध था। याद आया कुछ, यहाँ पे P था, यहाँ पे Q था, यहाँ पे R, यहाँ पे S। इसको क्या किया था, एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ा था। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, संगत भुजाओं का प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ हमने देखा था P/Q बराबर था R/S, और यहाँ से हमने S निकाला था, S बराबर Q/P गुणा R होता है। S क्या होता है, S अज्ञात प्रतिरोध होता है। S क्या होता है, अज्ञात प्रतिरोध होता है। और ये कब मान अच्छा देगा, जब PQRS चारों के चारों समान कोटि के हों। तो यहाँ से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इसी पे आधारित एक उपकरण था हमारा मीटर सेतु। देखा था, एक लंबा तार 100 सेंटीमीटर का होता है, जो कि लगाते हैं, प्रतिरोध बॉक्स लगाते हैं। याद आ रहा होगा आपको, कुछ याद आ रहा है, तो उसको जोड़ के करते हैं, तो वहाँ पे P और Q के मान निकलते हैं। यहाँ पे जो S है ना आपके पास, Q/P, तो वहाँ पे क्या होता है, P का मान तो क्या होता है, L आ जाता है, और Q का मान क्या होता है, 100 - L आता है। विक्षेप विधि पे आधारित है ये, ठीक है। धारा मापी जो होती है अपने में गैल्वेनोमीटर, वहाँ पे विक्षेप शून्य लेता है, तो शून्य विक्षेप विधि पे आधारित है। तो यहाँ पे S का ये सूत्र लगा लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारे पास अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात हो जाता है। इस समय अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात हो जाता है। चर्चा करूं मैं विभव मापी की, नाम है विभव मापी, विभव को मापने वाला। विभव को तो वोल्टमीटर भी नापता है ना। वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत नहीं होने के कारण क्या होता है, वोल्टमीटर में धारा ग्रहण कर लेता है। वोल्टमीटर के परिपथ से क्या करता है, धारा ग्रहण कर लेता है। धारा ग्रहण करने के कारण शुद्धता से विभव को नहीं नाप पाता, है ना। क्या होती है, त्रुटिपूर्ण होती है। जबकि विभव मापी क्या करता है, विभव मापी वोल्टता मापन करते समय परिपथ से कोई भी धारा ग्रहण नहीं करता। इस कारण इसको क्या कहते हैं, विभव मापी को वोल्टता मापन हेतु वोल्ट मीटर की तुलना में अधिक उपयुक्त माना जाता है। एक जो आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। जब अनंत प्रतिरोध लेंगे तभी वो धारा ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो आदर्श वोल्ट मीटर तो ऐसा बना नहीं, तो विभव मापी को हम क्या कह देते हैं, आदर्श वोल्ट मीटर कह देते हैं। क्योंकि आदर्श वोल्ट मीटर के भांति क्या करता है, ये कार्य करता है, परिपथ से कोई धारा ग्रहण नहीं करता है, ठीक है। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि विभव मापी को आदर्श वोल्ट मीटर क्यों कहा जाता है, तो बता सकते हैं। इसमें 2 परिपथ बनते हैं, एक तो प्राथमिक बनता है और दूसरा द्वितीयक बनता है। अपन ने देखा था चित्र वगैरह, तो वहां से आप किसी भी क्या कर सकते हैं, विद्युत वाहक जो बल वाला बैटरी ले रहे हैं उससे आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। और आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का ये सूत्र होता है, जहां पे x आपको क्या है, विभव पतन है, ठीक है। तो ये आता है अपने पास R बराबर L1 - L2/L2R। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, 2 विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं। 2 बैटरी हैं, उनके विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं। वो गैल्वेनोमीटर से जो कि आर इसको रख के L2/L1 बराबर क्या होता है, उनके ε2/ε1 याद आ गया होगा। तो इस तरह हम कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा चैप्टर लगभग छोटा सा मैंने समाप्त किया। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम देखते हैं इनके प्रश्नों का उत्तर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।